रहता है कुछ गलतियां ऐसी होती है जो जानबूझ करके की जाती है और कुछ गलतियां ऐसी होती है जो अनजाने में हो जाती है। इसी तरह की एक करोड़पति महिला एक गलती जो जानबूझ करके कर रही थी, जब इसके बारे में पता उसके पति को चलता है तो अपनी पत्नी को सुधारने के लिए जो गलती करता है उसको खुद नहीं पता था इस सफर का अंत इतना खौफनाक होगा। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फतेहपुर, और फतेहपुर जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है बिंदकी, और इसी थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है कजियाम। इसी गांव के एक रहने वाले जमींदार जिसका नाम होता है जगदीश गुप्ता, उनका एक अपना प्रॉपर बिजनेस भी होता। गांव में एक अलग पहचान, गांव के सारे लोग उसको मानते थे क्योंकि वो गांव में गरीबों की अक्सर ज़्यादा हेल्प करता था। वो गांव में एक रॉबिन हुड की तरह था। उसका एक पत्नी जिसका नाम था माधुरी देवी, और जगदीश गुप्ता के 2 बच्चे, जिनमें से एक बड़ी बेटी उनकी जिनका नाम अनीता गुप्ता, उनका एक छोटा बेटा जिनका नाम अमित गुप्ता। हालांकि बेटी तो उनकी गांव में ही पढ़ रही थी, लेकिन बेटा जो था, बेटा को पढ़ने के लिए वो शहर भेज देता। उधर बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और शहर में पढ़ाई करके अपने गांव लौटता। इसी बीच बेटी भी जवान हो चुकी थी, तो जगदीश गुप्ता जो होता है वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में करता। लेकिन उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही। 3 से 4 साल के अंतर ही उसका पति का डेथ हो जाता। जब बेटी की पति की डेथ हो जाता है तब तक में उनको 2 बच्चे हो जाते हैं। तो दोनों बच्चे को लेकर के अनीता जो होता है वो अपने पिता के यहाँ चला था और उसी के यहाँ रहने लगता। और इधर अमित गुप्ता जो था वो अपने से घर पे ही रहना शुरू कर दिया था। पढ़ाई उसका पूरा हो गया था। वो सोचता है जो क्यों ना पिता के ही बिजनेस में हाथ बढ़ाया जाए, और होता भी यही है। वो अपना पिता के ही बिजनेस को देखता है और पिता के ही बिजनेस में अपना हाथ बढ़ा के पिता के ही बिजनेस को आगे बढ़ाने लगता है। पिता के जो भी बिजनेस, क्योंकि पिता की अब उम्र भी हो चुकी थी, और जो भी काम होता था वो अब अमित खुद ही देखता था। एक दिन वो अपने बिजनेस के सिलसिला में फतेहपुर जा रहा था। रास्ते में वो अपनी बाइक से जा रहा था। रास्ते में उसको एक लड़की हाथ देती है। जैसे उस लड़की के पास उनका गाड़ी पहुंचता है तो वो गाड़ी रोकता है, और रोकने के बाद उनसे पूछता है जो कोई काम मुझसे आपको। वो लड़की बोलता है भैया मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अगर आप फतेहपुर की तरफ जा रहे हैं तो रास्ता में मेरा कॉलेज है। अगर आप मुझे कॉलेज तक छोड़ देंगे, क्योंकि काफ़ी देर से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ लेकिन कोई भी ऑटो और कोई भी बस अभी तक नहीं आई। अगर और थोड़ा लेट हो जाएगा तो कॉलेज में मेरी एंट्री नहीं होगा, और कॉलेज में कोई मेरा इंपॉर्टेंट काम है जो मेरा हो नहीं पाएगा। ये बात जब अमित उस लड़की का सुनता है तो अमित उसको बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मैं उधर ही जा रहा हूँ, आप मेरी गाड़ी पे बैठ जाइए, मैं आपको कॉलेज तक ड्रॉप कर देता हूँ। और वो लड़की उसके साथ बैठती है, और बैठने के बाद अमित और वो दोनों चल देता। सफ़र थी 6 से 7 किलोमीटर का। जैसे ही ये दोनों वहाँ से निकलता है, निकलने के बाद दोनों में बातें शुरू होती है। अमित अपना परिचय बताता है, मैं एक बिजनेसमैन और मैं अपने पिता के गाँव से फतेहपुर जा रहा हूँ। वो लड़की भी बोलती है जो मेरा नाम पूनम कुशवाहा। वो अपना पूरा परिचय देता है। मेरा बहन का नाम नीलम कुशवाहा और उनके पति का नाम राम खिलावन कुशवाहा, जो चयनगंज के रहने वाले। बात धीरे धीरे यहाँ बढ़ती है कि अमित और वो जो पूनम कुशवाहा थी, दोनों कॉलेज पहुँचने से पहले ही दोनों अपने एक दूसरे का नंबर तक एक्सचेंज कर लिया था। वो बोला जब हम दोनों दोस्त बन जाते। अब तब तक में कॉलेज आ जाता है। अमित उस पूनम कुशवाहा को कॉलेज पे ड्रॉप करके वो अपने काम से चला जाता। फिर शाम को जब वो अपना काम खत्म करके घर लौटता है, घर लौटने के बाद वो उस नंबर पे फ़ोन लगाता है जो नंबर वो रास्ते में उस लड़की से ली थी। उस पर फ़ोन लगाने के बाद वो फ़ोन वही लड़की उठाती है जिस लड़की का उसने नंबर लिया था, जिसका नाम था पूनम कुशवाहा। जब पूनम कुशवाहा फ़ोन उठाती है तो फिर दोनों बात करते हैं। बात करते करते दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती, और जो अक्सर दोस्ती जो होता है, अक्सर अब जब भी दोनों को टाइम मिलता तो अमित गुप्ता पूनम कुशवाहा को फ़ोन कर लिया करता, या तो पूनम कुशवाहा खुद अमित गुप्ता को फ़ोन करता। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलना शुरू हो गया, और प्यार की परवाना इतनी चढ़ी कि दोनों ने अपना प्यार का इजहार अपने घरवाले को बताया जो मैं शादी करने वाला। लेकिन अमित गुप्ता के जो पिताजी थे ये इन शादी से इनकार कर देता है, क्योंकि ये ना ही उनके बरादरी के थे। पिता इस शादी के खिलाफ हो जाता है। जो शादी तो मैं उसी से करूंगा, और जिसके वजह से अमित उस लड़की से लव मैरिज शादी कर लेता। और शादी करने के बाद जब वो उस लड़की को लेकर घर में आता तो फिलहाल तो उनके माता पिता जो थे वो इस शादी से खुश नहीं थे।
वो इस शादी से खुश नहीं थे। लेकिन बेटा भी एक कर भी क्या सकता था, घर का एक ही वारिस जो अमित, और क्योंकि एक बेटी जो थी उसका भी हस्बैंड डेट कर गया था, वो भी उसी में घर में रहता था, पिता की उम्र भी हो गया था। हालांकि जब वो अमित अपने पत्नी को लेके घर आ जाता है पूनम कुशवाहा को, तो उनका पिता मान जाते हैं। और वो उस समय पूनम कुशवाहा भी इस तरह से व्यवहार कर रहा था जो घर वाले को लगता है जो कोई दिक्कत नहीं, अगर जाति एक ना है तो, लेकिन बहू जो है वो व्यवहार की अच्छी। तो धीरे धीरे वो उसी वहाँ रहना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं। और 4 साल में अमित गुप्ता को 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी। पिता जो होता है, एक पिता का देहांत हो जाता। पिता की जब सारी क्रियाक्रम खत्म करने के बाद अब जितना भी बिजनेस का जो भी भार था वो सारा का सारा भार अमित के कंधों पे आ जाता। अमित अपना बिजनेस को पूरा तरह से संभाल रहा था। इसी बीच उसका एक दोस्त जो मुंबई में काम करता है, वो अक्सर उन दोनों दोस्तों से बात होते रहता था। अमित भी उस दोस्त से भी बात करता था, और वो दोस्त भी अमित को फ़ोन किया करता था। वो दोस्त बोलता है, क्यों ना अगर तुम वहाँ बिजनेस कर ही रहे हो तो अगर मुंबई आ जाओ तो मुंबई में अच्छा बिजनेस तुम्हारा चलेगा, मैं तुम्हारे लिए एक जगह भी खोज दूंगा जिसमें तुम अच्छा बिजनेस कर सकते हो। अमित भी सोच ही रहा था कि बिजनेस को और बड़ा किया जाए। उनका दोस्त भी वहाँ पे बिजनेस कर रहा था, धागे की फैक्ट्री है। तो वो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक जगह पर एडजस्टमेंट करा देता हूँ, तुम मुंबई चले आओ और तुम मुंबई में शिफ्ट हो जाओ। अमित को ये बात अच्छा लगता है। वो अपने दोस्त के पास मुंबई चला जाता है, और मुंबई पहुंचने के बाद वो एक जगह लेता है, और जगह पे वो अपना एक धागे का फैक्ट्री लगाता है। फिलहाल हालांकि शुरुआत में तो उनकी फैक्ट्री उतनी अच्छी नहीं चलती है, लेकिन धीरे धीरे अमित की मेहनत, क्योंकि उसको बिजनेस का अनुभव था, उनके परिवार के लोग जो बिजनेस कर रहे थे, पारिवारिक बिजनेस के कारण से उनको बिजनेस का अनुभव था, वो उस धागे की फैक्ट्री को से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाता। मुनाफे इतनी कि धीरे धीरे वो एक फैक्ट्री से लगभग मुंबई में 3 फ्लैट खरीदता, और 3 फ्लैट खरीदने के बाद उनकी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा मुनाफे में आने लगता। फिर अमित सोचता है, एक दिन अमित के घर से एक कॉल आता है। अमित को कॉल था उसकी माँ की। अमित का माँ बोलता है, बेटा तुम वहाँ डर ही रहे हो तो बहू को साथ में लेके रहोगे तो खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और वहाँ जो भी तुम्हारे काम होगा वो थोड़ा और आसान हो जाएगा। अभी तुम होटल से खाते होगे, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो होटल की खाना अच्छा नहीं होता, अगर बहू साथ में रहेगी तो तुम्हारी देख रेख भी हो जाएगा और खाने पीने में भी तुम्हें मदद मिल जाएगा। ये बात सुन के अमित अपने पत्नी को, जो उसकी पत्नी घर पे रहता है, उसको लेके फिर मुंबई चला जाता। फिर मुंबई में वो दोनों साथ रहते हैं। इसी बीच उसका एक चचेरा भाई का शादी होता है, जो 26 जनवरी अमित अपने पत्नी के साथ अपना गांव आता है, कजियान। गांव आने के बाद उनको 26 तारीख को वो गांव पहुंचता, और 27 तारीख को शादी था। शादी अटेंड करने के बाद 29 तारीख की रात में अमित अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाता, और खाना खाने के बाद वो सो जाता। तभी अचानक 3 बजे रात में अमित की जो पत्नी होती है पूनम कुशवाहा, वो जोर जोर से रूम से चिल्लाने लगता है। जब उनकी चीख पुकार उनके माँ और उनकी जो ननद थी अनीता वो सुनती है, तो वो दौड़ के उस रूम की तरफ भागता है जिस रूम में अमित और उनकी पत्नी सोया हुआ था। जब उनकी माँ उस रूम का दरवाज़ा बाहर से लगा हुआ था, उस दरवाज़ा को खोलता है, वो जो देखता है उस दृश्य को देख करके ये दोनों भी चीखने और चिल्लाने लगते हैं। इसकी चीख पुकार सुन के पड़ोस के जो भी लोग थे वो सारे दौड़ के जब इसके घर पहुंचते हैं, घर की जो मंजर देखते हैं, सारे लोग हैरान थे। देखता है कि अमित जो था उसके गर्दन पे किसी ने नुकीले चीज़ों से वार किया था। उनकी गर्दन से काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका और अमित की मृत्यु हो चुकी थी। और वो जो उनकी पत्नी थी पूनम कुशवाहा, उसका पीछे से हाथ बांधा हुआ था और वो उस बैठे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। अब लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, पड़ोस के लोग, उसी लोगों में से कोई पास के थाने में फ़ोन करता है, और थाने में जैसे ही फ़ोन जाता है, फ़ोन जाने के बाद थाने में बताया जाता है कि यहाँ पे एक ऐसी घटना घटी हुई है जिसमें लूटपाट की घटना है, जहाँ पे घटना करने वाले लोगों ने कत्ल करके चला गया। पुलिस जब इस चीज़ों को सुनता है तो तुरंत उस घटनास्थल पे पहुंचता। घटनास्थल पे आने के बाद वो जो दृश्य को देखता, पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था इस घर में कत्ल कैसे हुआ, क्योंकि वो करोड़पति घर में आने की कोई जगह नहीं, जो किस तरह से घुसा है, किस तरफ से घुसा है। शक तो पुलिस को ये नहीं हो रहा था, कातिल कहीं ना कहीं घर में ही है। अब पुलिस जब इस चीज़ों के बारे में अपने उनके घर वालों से के लोगों से पूछता है, घर में जो उनकी माँ थी उनसे पूछा जाता है, उनकी बहन थी उनसे पूछा जाता। पत्नी बयान देने के हालत में नहीं था, रो रो के उसका हालत बुरा।
जब उनके माँ से पूछा जाता है तो माँ बताता है, साहब इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं, खुद मेरी बहू ही है। अब पुलिस जब इस बातों को सुनता है तो पुलिस बोलता है, फिर बहू कैसे? फिर पुलिस इस चीज़ों के बारे में उस पूनम कुशवाहा से भी पूछता है। पुलिस पूछता है, आखिर तुम इस बहू पे शक क्यों कर रही हो? तो वो औरत जो था पूनम कुशवाहा की सास, वो बताता है, जो हमारे बेटे और इस हमारी बहू में नहीं बनता। वो दोनों एक दूसरे से अक्सर, जब से यहाँ आए हैं घर आने के बाद ही अक्सर दोनों से लड़ते झगड़ते रहते थे। इससे पहले भी ये दोनों का एक कारनामा ऐसे थे जो समाज के लिए शर्मसार थे, लेकिन ये बात मैंने ना ही अपने बेटे को बताया, ना ही समाज के किसी लोगों को। हो सकता है इस कत्ल के पीछे किसी और का हाथ नहीं, बल्कि हमारे बहू का ही हाथ। अगर आप बहू के साथ कड़ाई से पूछताछ करेंगे तो ये घटना के बारे में आपको सच्चाई जरूर पता चलेगा। अब पुलिस भी जब इस बातों को सुनता है तो पूनम कुशवाहा से पूछताछ करता। पूनम कुशवाहा तो शुरुआत में वो अपना जो जवाब देता था वो अलग अलग जवाब देता था। जब इनकी अलग अलग जवाब हो रहे थे तो पुलिस इससे संतुष्ट नहीं होता। अब जब पुलिस इनसे संतुष्ट नहीं होता तो इनका बयान बार बार बदला जाता था, कभी वो कुछ तो कभी कुछ। जिन चीज़ों से पुलिस को एक सच तो हो गया था, कुछ ना कुछ सच तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा। इसी चीज़ों को लेकर के पुलिस उसको वहाँ से घर से उठा करके थाना ले जाता, और फिर जब उनसे पुलिस अपनी स्तर से पूछताछ करती है तब खुलता है पूरा भेद। तब पूनम कुशवाहा बताता है कि साहब हमारी शादी 2011 में हुआ था। हालांकि 3 से 4 साल हमारी ज़िंदगी तो काफ़ी अच्छी गुजरी, लेकिन पति जब से अपने काम के लिए मुंबई चला गया था, उसी बीच हम अपने पुराने आशिक जो हमारे जीजा थे, जिसका नाम राम खिलावन था, वो हमारे घर आने लगा। एक रूम में थे। उसी बीच उनकी सास जो थी अमित गुप्ता के माँ, वो उस रूम आता, और जब रूम की खिड़की खुली हुई थी, खिड़की के तरफ से जब उस मंजर को देखता है तो वो माँ हैरान थे। और जब राम खिलावन वहाँ से जाता है तो वो अपने बहू से पूछता है, जो तुम ये सब जो कर रही है ये अच्छा नहीं कर रही, अगर इसके बारे में अमित को पता चलेगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। ये बात जब अपनी बहू को बताता है तो बोलता है, इसके बाद से अगर कोई ऐसी गलती होगी तो मैं अमित को बता दूंगा, फिर तुम्हारे बीच में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। किसी तरह तो वो अपना सास को उस दिन मना लेता है, लेकिन उसकी हरकतें में कोई सुधार नहीं। अब तो जब सास ये बात को जान जाती है तो अब जब मन होता था तब राम खिलावन जो उनके जीजा थे वो उनके घर आते थे, उनसे संबंध बनाते और फिर वहाँ से जाता। एक दिन ऐसे में ही अमित की जो माँ था वो अमित को फ़ोन करता है और वो अपना पत्नी को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। अमित भी इस बातों को समझने में उसे लेट नहीं लगा। वो तुरंत मुंबई से अपने घर आता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी पूनम कुशवाहा को साथ लेकर के मुंबई चल जाता है, दोनों बच्चे के साथ। अब जब वो मुंबई जाता है तो मुंबई में फिलहाल तो 1 से 2 महीना दोनों ठीक ठाक से रहते हैं, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसको उसके अपने पुराने आशिक का याद आता। फिर एक दिन वो अपने पुराने आशिक को कॉल करता, जो अचानक उसके राम खिलावन जो होता है वो मुंबई पहुंच जाता। मुंबई पहुंचने के बाद वो अपने जो सालनी थी जिसका नाम पूनम कुशवाहा, जो अमित गुप्ता के वाइफ, उसके यहाँ पहुंचता। फिर जब उसको देखता है तो वो हैरान था, जो जिसको कोई काम नहीं तो वो मुंबई में क्यों ना आया। अगर आया तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 दिन रहेगा, चले जाएगा घूमने फिरने या कोई काम से आएगा। उनसे काम के बारे में पूछा जाता तो बोलता है काम है, 1 दिन का काम करके चले जाएंगे। लेकिन वो 2 से 3 दिन रहता है और जाने का नाम नहीं। तब अमित को ये शक हो जाता है, जो हो सकता है इस दाल में कुछ ना कुछ काला, क्योंकि इससे पहले भी उसकी माँ इस चीज़ों के बारे में बता चुका था। एक दिन अमित अचानक, अक्सर वो शाम को घर लौटता था, एक दिन अचानक वो दोपहर में ही अपना घर लौटता, और घर आने के बाद उसका घर का जो दरवाज़ा था वो बाहर से लगा हुआ था। वो खिड़की के पास जा कर के अंदर की आवाज़ सुनता है, जहाँ पता चलता है जो उस रूम में उसकी वाइफ और उसका जो जीजा थे वो दोनों हैं, और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल चला गया था। वो गेट का दरवाज़ा खुलवाता है, और गेट का दरवाज़ा खुलवाने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता, और मारपीट करने के बाद वो अपना उसका जो राम खिलावन जीजा थे उनको भी अभद्र अभद्र बातें करता और उसको उसी वक्त वहाँ से भगा देता। अब जब पत्नी के साथ जब काफ़ी मारपीट होती है तो पत्नी तो पहले एक्सेप्ट करते कि आज के बाद वो फिर कभी गलती नहीं करेगा, लेकिन अब जब वो एक चीज़ समझ गया था, जब अब पति जान ही गया था, वो क्यों ना खुल के ही किया था। अब वो पति के सामने भी अपने जीजा राम खिलावन से बात किया करता। जब भी मन होता वो राम खिलावन से बात करता। पति जब इसका विरोध करता है तो वो पति से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता। पति अक्सर जब काम पे अपना
धागे की फैक्ट्री चले जाते हैं तो अब इसको टाइम मिल जाता, कभी कभी तो उसको बुला भी लेते और फिर दोनों एक दूसरे का ज़रूरत पूरा करके वहाँ से चले जाते। ना ही इस चीज़ों के बारे में राम खिलावन की वाइफ को पता था और ना ही इस चीज़ों के बारे में अमित गुप्ता को पता होता। लेकिन धीरे धीरे अमित गुप्ता को यह समझ में आ गया था, जब हमारी वाइफ गलत रास्ते पे जा रहा, अब इसको सही रास्ते पे लाना। फिर उसको लेके वो गांव चले जाता और गांव में कुछ देर रहने के बाद वो पास के जो थाना होता है बंदी के, वो उसी में मुंबई का एक फ्लैट बेच करके उसी थाने में एक फ्लैट बनवाता है और जिसमें वो अपने माँ और अपनी बहन और अपने वाइफ और बच्चे के साथ रहना शुरू कर देता। पूनम कुशवाहा जो तो अपने पति से बोलता है कि क्यों ना जो ज़मीन है या जो मुंबई की जो फ्लैट है वो बच्चों के नाम कर दिया जाए, एक फ्लैट बच्चों के नाम और एक फ्लैट अगर आप मेरे नाम कर देंगे तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि बच्चे भी अब बड़े हो गए। इस बातों पे अमित बोलता है कि प्रॉपर्टी के नाम पे तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे तेरी नीयत के बारे में पता है, तुम आज ना कर अपने आशिक के साथ कभी भी फरार हो सकती है। अब जब इस बातों को पूनम कुशवाहा सुनता है तो उसको एक चीज़ समझ में आ गया था, जो जिस प्रॉपर्टी के लिए मैं आस लगा के बैठा हूँ, जो पति वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा, वो मेरे हाथ लगने वाला नहीं। तो वहीं से वो एक प्लान करता है, अपने जीजा को फ़ोन करता है और जीजा को बोलता है कि हमारे पति को बीच रास्ते से हटाया जाए। लेकिन इस बीच एक चीज़ और सुनने को आता है, जो अमित गुप्ता जो होता है वो जो बिंदकी थाने में जो घर बनवाया था वहीं के पास के एक लड़की होता है जिनसे वो भी बात करना शुरू कर देता है, जिसका नाम होता है अर्चना। वो भी उनसे बात करता है, उनके साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है। जब इनके बारे में उसके पत्नी पूनम कुशवाहा को चलता है तो वो उनको बताता है, जब तुम कर रही हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तो फिर हम कर रहे हैं तो तुम्हें फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात अब अमित जो ये बात अपना पत्नी पूनम कुशवाहा को बताती है, तो ये बात पूनम कुशवाहा अपने जीजा को बताता है और फिर जीजा को बताता है कि हम दोनों के बीच में अब एक तीसरा और आ चुका है जिसका नाम है अर्चना। तब इनको हटाने के लिए और पति की पूरी संपत्ति अपना नाम करवाने के लिए पति को मौत का घाट उतारना पड़ेगा। इसी बातों को लेकर के वो अपना मायके जाता है और मायके जाने के बाद वो अपने जीजा के यहाँ भी जाता है, जहाँ पे एक पंचायत भी होता है। उस पंचायत में एक आदमी और आता है जिसका नाम होता है अविनाश यादव। हालांकि वो कानपुर के होते हैं, दबंग टाइप के लोग, वो भी उस पंचायत में थे। उसी पंचायत में एक प्लान तैयार होता है जो किस तरह से अमित का अंत किया जाए, और वहीं से पूनम कुशवाहा जो होता है वो अविनाश का भी नंबर लेता है। अब जैसे ही अविनाश का नंबर लेता है तो अविनाश भी पूनम कुशवाहा को धीरे धीरे फ़ोन करता है और धीरे धीरे अविनाश से भी पूनम कुशवाहा को प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों की प्यार संबंध तक उतर आता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं और फिर एक दिन अचानक ये तीनों मिल करके डिसाइड करता है कि अब अमित का अंत किया जाए। तो फिर से वो अब खुलेआम पहले तो एक से बात करता, अब दोनों से बात करता। अब पति को एक चीज़ और समझ में आ गया था, अमित गुप्ता को एक चीज़ समझ में आ गया था कि पत्नी अब हमारे पहले तो एक अपने जीजा से ही बात करता था, लेकिन अब उनके बीच एक और आ चुका है। इस चीज़ों का वो काफ़ी ज़्यादा विरोध करता है, लेकिन इनका कोई भी असर उनके पत्नी पे नहीं पड़ता। फिर वो अपने पत्नी को लेकर के जब शादी के दिन उनके चचेरा भाई की शादी था, उस दिन जब उसको घर लेके आता है तो फिर ये पूरी वारदात 29 जनवरी 2023 को ये पूरी वारदात का अंजाम दिया जाता है। उसी दिन वो अपने जीजा को बोलता है कि इस कामों के लिए हम अपने पति को अगर अपने रास्ता से हटाना है तो इसके लिए आप मेरे पति का कत्ल करवा दीजिए। तो उनका जीजा बोलता है इस कत्ल को करने के लिए, क्योंकि वो कोई आम आदमी तो है नहीं, करोड़पति लोग है, इसकी कत्ल करवाने के लिए एक हिस्ट्री शूटर लोग चाहिए जो अच्छी तरह से कत्ल करे और फिर सारे सबूत को मिटा के भी चल जाए। इसके बारे में उसकी पत्नी जो थी पूनम कुशवाहा बोलता है आप उन लोगों को खोजिए, पैसा जो भी लगेगा वो मैं दूंगा। फिर वो अविनाश और राम खिलावन जो था एक हिस्ट्री शूटर का खोज करता, और एक हिस्ट्री शूटर होता है जिनका नाम होता है शेरा। जब शेरा से बात होती है उस कत्ल के बारे में तो शेरा बोलता है जिस कत्ल के लिए मैं 7 लाख रुपया लूँगा और कुछ रुपया एडवांस के तौर पे। तो उनकी पत्नी जो थी वो ऑनलाइन 82,000 रुपया उस शेरा के अकाउंट पे ट्रांसफर करता। फिर एक तारीख तय होता है 29 जनवरी 2023 का, जिस दिन उसका कत्ल होना था। अब घर के सारे परिवार लोग खाना खा के सोते हैं और खाना खा करके सोने के बाद
ये जो पूनम कुशवाहा थी वो पहले ही अपना जीजा और वो अपने प्रेमी, दूसरा प्रेमी जिनका नाम अविनाश था, वो दोनों को बता दिया था जो आज के ही दिन कत्ल करनी है। तो वो दोनों को पहले ही गांव बुला लिया था और उधर जो शेरा था वो भी अपने 4 लोगों के साथ इस घटना को अंजाम देने के लिए उस गांव आ चुका था। जैसे ही रात के 10, साढ़े 10, 11 बजते हैं, घर के लोग जब सो जाते हैं, बाहर जाके देखता है जो घर के सारे लोग जब सो गए हैं तो अपना बच्चा को अलग कमरे में सुलाता है और वो अपने पति के साथ अलग कमरे में सोता। फिर जब घर के सारे लोग सो जाता है तो उसके बाद वो अपने जीजा और अविनाश को फ़ोन करता है और फ़ोन करके वो बाहर की गेट खोलता है और गेट खोलने के बाद वो सारे लोगों को अंदर बुलाता। वो 4 लोग और 2 लोग उनके प्रेमी, वो 6 लोग घर में प्रवेश करता है और घर में प्रवेश करने के बाद हिस्ट्री शूटर जो शेरा था वो शेरा अमित के पास पहुंचता और अमित के पास पहुंचने के बाद एक लोहे की रड से अमित के सर पे वार करता। अमित के सर पे वार करने के बाद अमित के सर से खून निकलता। अमित जैसे ही चीखने और चिल्लाने के लिए उठता है, लेकिन तब तक में जो वो और सारे लोग थे उनको पकड़ लेता। उनकी पत्नी उनके सीने पे चढ़ के बैठ जाता और फिर एक नुकीला चीज से उनके गर्दन पे वार करता, जो जहाँ पे अमित की मौत हो जाता। अब अमित के मौत के बाद वो जो 4 हिस्ट्री शूटर लोग थे वो सारे लोग तो वहाँ से चले गए, लेकिन 2 लोग जो थे वो अभी भी उसी रूम में था, वो नहीं बड़ा हुआ है। और फिर पति का डेड बॉडी के बगल में वो जो तीनों लोग मिल के, एक उनका जीजा जो राम खिलावन, एक उनका आशिक जो अविनाश, तीनों मिल करके शारीरिक संबंध बनाता। और फिर जब सुबह होती है तो वो दोनों भी वहाँ से चला जाता। और जब फिर जाता है तो फिर ये ड्रामा करना शुरू, और जाने से पहले ही सारे कत्ल जिस तरह से साजिश रची गए थे तो उसी तरह से सारा चीज़ किया गया था। उसकी हाथ बांधा हुआ था और जोर जोर से 3, साढ़े 3 बजे वो नाटक करना शुरू करता। और जब इस चीज़ों के बारे में पुलिस को बताता है तो पुलिस उस पर एक मुकदमा दर्ज कराती है और फिर उनको जेल भेज देता। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद, इस घटना के बारे में सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने और मरने का कसमें खाते हैं, जिनसे कभी एक समय में वो उनके लिए सब कुछ था, जिनके लिए वो घर परिवार को छोड़ करके एक समय का ऐसा कि जिनके लिए वो कुछ भी कर सकता था, एक समय ऐसा हुआ कि अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए वो उसी का जान का दुश्मन बन गया। आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।